तो गाइस प्रीलिम्स कंक्लूड हो चुका है। 2024 का प्रीलिम्स एज एक्सपेक्टेड के बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, वैसा टफ नहीं आया। 2023 के एग्जाम के बाद बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, इन द सेंस के यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड भी एलिमिनेट कर दिया। उसके अलावा क्वेश्चंस का जो लेवल था वो भी डिफिकल्ट एंड पर था, एंड मोर और लेस जो बच्चे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनको लग रहा था कि क्या एग्जाम क्लियर कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। ऐसा जब भी एग्जाम आता है तब हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो बहुत काबिल है वही क्लियर करता है, इसमें चांस फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज एनीवे बच्चों को गेस वर्क में प्ले करना पड़ता है। अब किसका गेस वर्क सही लग रहा है किसका नहीं लग रहा है ये फिर डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर और लक के ऊपर। लेकिन जब एग्जाम का पैटर्न सही तरीके से आता है, लेट्स से एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट ना किया जाए एंड क्वेश्चंस का जो लेवल हो वो भी मॉडरेट, कुछ इजी और कुछ डिफिकल्ट भी हो, ऐसे पेपर में हमेशा जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, जो डिजर्विंग एस्पिरेंट होता है, वो एग्जाम को क्रैक कर पाता है, वो एग्जाम को क्लियर कर पाता है। ऐसे ही अब 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो वापस से आ गया है। अब एलिमिनेशन मेथड आने का मतलब क्या है कि आने वाले समय में आपको एलिमिनेशन मेथड देखने को मिल सकता है, मे बी यस मे बी नो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए तैयारी के रिगार्डिंग, हमें अपनी तैयारी को कैसे सफल बनाना चाहिए, हमें अपनी तैयारी का लेवल कैसा रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिसाइड तो प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ही करते हैं, ये बात सच है। तो सिमिलरली इस बार का जो ट्रेंड था एग्जाम का, इस बार जो पेपर पूछा गया, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, एनसीईआरटी का क्या रोल रहा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज जो आपको इस प्रीलिम्स से लेने हैं अपने अगले प्रीलिम्स के लिए। मतलब 2024 से हम क्या लेसन्स ले रहे हैं, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको 2025 में बेहद हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड एक और बात बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट कि सिर्फ और सिर्फ इस लेसन से, आई मीन इस एग्जाम से आपको वो लेसन मिल रहे हैं, ये जो लेसन्स हैं सारे प्रीवियस ईयर देखने से हमें मिलते हैं। सो बेसिकली ये क्या लेसन्स हैं, ये होलिस्टिक लेसन्स हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव लेसन्स हैं, ये कंप्लीट लेसन्स हैं जो सही रहते हैं हमेशा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एंड ये इस एग्जाम ने भी प्रूव किया है कि जो 5 फंडामेंटल्स हैं इनको छोड़ के आपको तैयारी नहीं करनी है। आइए जानते हैं द फर्स्ट फंडामेंटल। सो पहला फंडामेंटल इज, एंड पहला टेक अवे और द लेसन इज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज दिस? तो सी जो क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने यहां क्वेश्चन भी रिफ्लेक्ट किए हैं आपके लिए, जिससे हमें पता लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेयरली रीडिंग लक्ष्मीकांत एट वन गो इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। आपको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के 2 आगे 2 पीछे आर्टिकल्स देख के चलना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अपनी एक्साइटमेंट को रोकना पड़ेगा बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। एज इन मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन था एंड यहां पूछा जा रहा था कि इनमें से मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो नंबर 1 पूछा गया, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। आपके दिमाग में आएगा मनी बिल, मनी बिल तो हमने क्या किया, 110 आर्टिकल मनी बिल के रिगार्डिंग किया, तो ये स्टेटमेंट को आप गलत मार्क कर दोगे। तो गाइस ये स्टेटमेंट पढ़ो तो सी क्या कह रही है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ये नहीं बोल रहे आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो 110 बोलता है, वो स्पेशल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 110 डेफिनेशन बात करता है, 109 आर्टिकल क्या बात कर रहा है, स्पेशल प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एंड पहला टेक अवे यही है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा जोर रखिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना कि कौन सी चीज क्या बात कर रही है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स इजी थी, जैसे मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बात ठीक है, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है और ये भी ठीक है स्टेटमेंट गाइस। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात होगी ना। सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। सो एनुअल रेंज एंड डेली रेंज जो टेम्परेचर की है वो लो है। प्रेसिपिटेशन जो है वो अकर करती है थ्रू आउट द ईयर, सारा साल हमें बारिश देखने को मिलती है, और जो बारिश देखने को मिलती है 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल देखने को मिलती है। अगेन आपको लगेगा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिन्होंने तैयारी की है, बट अंडरस्टैंड दिस, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में 150 टू 250 सेंटीमीटर होती है, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 250। तो यू नीड टू सी कि क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, क्या मेरा प्रिपेयर है या नहीं है। अब नाउ अगर आपको मैं सही बात बताने की कोशिश करूं तो ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था,
ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेपन क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्वेपन क्लासिफिकेशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है एंड इट इज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जहां पर आपको 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है, थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज होता है, देयरफॉर तो वेस्ट साइड पर बारिश होती है। I hope you're getting what I'm trying to tell you. So concept building is pretty much important. You need to have the basic understanding of each and every topic. Now second is previous year question will remain relevant in coming years as well. So previous year questions आपको हमेशा से ही हेल्प करते हैं। हमेशा ये भी बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस आपके बाइबल है, तो आपको इन चीजों को हमेशा इंटरनलाइज करके चलना है, अपने साथ रख के चलना है। कोई भी कॉन्सेप्ट बिना प्रीवियस ईयर के आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के पार्लियामेंट टॉपिक से ही 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे किए। अब पॉलिटी के टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब है कि पॉलिटी में पार्लियामेंट टॉपिक को कितनी ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब क्या सिर्फ इसी एग्जाम में दी गई, इसी साल के एग्जाम में दी गई? जी नहीं। आप अगर प्रीवियस ईयर खोलेंगे, पार्लियामेंट का टॉपिक देखेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछा गया। एक बार पुट्टुसामी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, अब क्वेश्चन पूछा गया राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछ लिया गया, आर्टिकल 21 के ऊपर पूछ लिया गया। सो कहने का मेरा मकसद क्या है, प्रीवियस ईयर हमेशा से रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट रहेंगे। बिना प्रीवियस ईयर की तैयारी मत कीजिएगा, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। वैसे तो एक ही टॉपिक को आप होलिस्टिकली तैयार करते हैं, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर प्लस मेंस का प्रीवियस ईयर देख के। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है वो इंटरचेंजेबली भी यूज किए जाते हैं। नाउ द थर्ड टेक अवे फॉर यू इज एनसीईआरटीज कांट बी इग्नोर्ड। एनसीईआरटीज तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जिक्र करते हैं, उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी ऑब्जर्व कि वहां पर एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग क्लियर कट ये सारी चीजें दी गई हैं कि इंसोलेशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होता है, कौन सी गैसेस क्या एब्जॉर्ब करती हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा इसमें कि जब हम एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन हमें यहां देखने को मिलता है। लॉन्ग वेव रेडिएशंस कौन सी है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस कौन सी है, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, किसका एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा है, किसका एल्बिडो इफेक्ट कम है, ओशियानिक करंट्स क्या है, कौन से वार्म करंट्स हैं, कौन से कोल्ड करंट्स है, इक्वेटोरियल करंट क्या है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है, सो मेनी थिंग्स। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन प्लैनेटरी विंड्स के बारे में बात की, देन कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात की। तो इतने एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ के गए होते, देन ऑल्सो आप इतने काबिल जरूर हो जाते हैं कि आप इसको अटेम्प्ट कर लेते। तो गाइस इन चीजों को समझने की जरूरत है आपको कि एनसीईआरटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, खास करके जब बात आती है ज्योग्राफी की। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। रॉन्ग। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एंड नॉट बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। Then carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiations. तो क्या वो long wave radiations के good absorber है? Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. So बड़ा basic question with respect to carbon dioxide, with respect to short wave radiation, with respect to long wave radiations. तो हमने क्लासेस में भी इसको अच्छे से जिक्र किया हुआ है। आपके साथ हम वो शॉर्ट्स भी शेयर करेंगे कि कैसे हमारी क्लासेस में से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहां देखने को मिले। तो वी नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि वी नॉट टेलिंग यू समथिंग जो किसी बच्चे को नहीं पता। फर्क इतना होता है कि वो बच्चा उस चीज को सही तरीके से करता नहीं है जो आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सी थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। बात ठीक है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स का काम होता है। दूसरी स्टेटमेंट भी यही है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय द कन्वेक्शनल करंट्स। तो इतना हम देख सकते हैं कि जैसे स्टेटमेंट्स आ रही है, असर्शंस आ रही हैं, तो आने वाले क्वेश्चन पेपर में अगले साल के आपको ये चीजें दोबारा से विटनेस हो सकती हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फोर्थ टेक अवे, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पार्लियामेंट्री लॉज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्लास में रिकमेंड किया था कि आप पीआरएस साइट को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको सारे पार्लियामेंट्री लॉज देखने को मिल जाएंगे जो पास हो जाते हैं, जो पास होने वाले होते हैं, जिनके ऊपर चर्चा चल रही होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी हमने आपको बोला था कि गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस बार के पेपर में 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं। आने ही है, हर साल आते हैं, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, आने वाले सालों में यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दीज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑफ द मैटर इज कि क्या गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करना आसान है? जी हाँ, आसान है। अगर आप
प्रॉपर गवर्नमेंट के सोर्सेज से लेते हैं, आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं, आपको पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो दो क्वेश्चन सीधा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो यहां पर अगर मानधन योजना के बारे में बात करें, मानधन योजना के बारे में बात करें, द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40। नाउ यू शुड बी एबल टू नो इट इज 21 to 40 और 18 to 40। तो ऐसे अगेन कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको इग्नोर मत करके जाइएगा। एक और बिल आया था पार्लियामेंट्री लॉ आया था, जिसमें यह पूछा गया था कि जो विमेन की रिजर्वेशन है वो कौन सी लोकसभा से होने वाली है और कैसी रिजर्वेशन के बारे में वो क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था। अगेन आपको पीआरएस अगर आप फॉलो कर रहे होते तो आपको वो मिल जाना था। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आल्सो, इट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी फिफ्थ टेक अवे, ट्रिक्स विल वर्क। 4 क्वेश्चंस ऐसे थे इस बार के प्रीलिम्स में जहां पर ट्रिक्स काम कर रही थी। ट्रिक्स काम करने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, बेस्ड ऑन वेगनेस ऑफ द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द जर्नल अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द एक्सट्रीमिटीज। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन? अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन, आप कहेंगे मुझे क्या पता कि कौन सा पॉइजनस हो सकता है, कौन सा पॉइजनस नहीं हो सकता है। अब मैंने सारा बटरफ्लाइज के बारे में थोड़ी पढ़ा है, मैंने फिश के बारे में थोड़ी पढ़ा है, मैंने फ्रॉग्स के बारे में थोड़ी पढ़ा है। बट गाइस बड़ी बेसिक सी बात है, हम ब्लाइंडली कह ही नहीं सकते कि कोई भी दुनिया में ऐसी बटरफ्लाई नहीं होगी जिसके अंदर पॉइजन ना हो भी सकता है, हो शायद एक आधी स्पीशीज ऐसी हो। तो ये जो डिस्प्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है ना, इसमें सेफर एंड पे हमेशा चला जाता है कि हो सकता है बटरफ्लाइज में भी हमें पॉइजन मिल जाए, फिश में भी मिल जाए, फ्रॉग में भी मिल जाए। सो इसका आंसर ऑल 3 निकल के आता है 90% ऑफ द केसेस में। आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ द केसेस में, ये ट्रिक जो है वो 90% ऑफ द केसेस में लगती है। सो ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, दैट अमाउंट्स टू 8 मार्क्स। तो गाइस यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस, एग्जाम को अगर स्ट्रेटेजिकली लेकर चलें तो आप क्रैक कर सकते हैं। एक और टेक अवे फॉर यू इज मैप्स विल रिमेन इंपॉर्टेंट। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको, 6 क्वेश्चन मैप्स के बेस्ड पर भी मिले थे इसी एग्जाम में, तो वो भी आपको करके जाने प्रिपेयर। सो गवर्नमेंट स्कीम्स, मैप्स, पार्लियामेंट्री लॉज, ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड दैट विल बी ऑल। तो इस चीज को समझिए, अगर सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो अपने मेंटोर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको लगता है आपके मेंटोर्स आपको सही से गाइड करते हैं एंड आपको सरेंडर करना पड़ेगा उनको, तभी जाके क्या होगा, आपकी जो नैया है वो पार लग पाएगी। अदरवाइज खुद आप जितना मर्जी दिमाग खराब कर लीजिएगा, either you're going to take time or you won't be able to clear this examination। तो उतना ना आपके पास समय होना चाहिए, आपकी कन्विक्शन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फ्री क्लासेस भी बुक कर सकते हो, डेमो 1। उसके अलावा फ्री काउंसलिंग भी अपनी करवा सकते हो एग्जाम के रिगार्डिंग। हम और भी एनालिसिस लेके आपको मिलते रहेंगे आगे अपने YouTube चैनल लॉन्चपैड IAS पर। थैंक यू।